चर्चा के तहत आज हम मिलने जा रहे हैं राजा भैया से, जो कि सूरत में बेस्ड हैं और एक बहुत ही उम्दा बिजनेसमैन हैं और एक बहुत ही जानदार आदमी हैं। हम लोग 2014 से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक बहुत ही अच्छा रिलेशन हमने मेंटेन किया है। इसके अलावा जो हमारे इस लोकल चर्चा का थीम है कि गो वोकल फॉर लोकल, इसको ये सेंटिमेंट या ये स्टेटमेंट आने के बहुत सालों पहले से राजा भैया इस चीज़ को प्रमोट करते रहे हैं, विदेशी की जगह स्वदेशी अपनाने के लिए। बल्कि बहुत सारी चीज़ें मैंने इनको खुद देखा है कि ये विदेशी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं और स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो आइए मिलते हैं राजा भैया से। ओवर टू यू राजा भैया। जय हिंद। myself Raja Paraswani, CEO of Maruti Bread and co-founder of Baker's Bench. दोस्तों, मैं एक फूड इंडस्ट्री से बिलोंगिंग करता हूँ, ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड द रिटेल सेक्टर। बेकर्स बंच हमारा सूरत में एक सेटअप है। इसका सेटअप मेरे फादर ने 1974 में रखा था, इसका माइलस्टोन रखा था 1974 में, एंड एज अ 1992 में मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था एज अ सीईओ। देन आई इंट्रोड्यूस बेकर्स बंच ईयर ऑफ 2014 एंड ये मेरा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू राजा भैया। इसमें दोनों इंडस्ट्री में हम क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर आप वो हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो हम मारुति ब्रेड और बेकर्स बंच के नाम से दोनों प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेंगे। तो मारुति में आप क्या क्या बनाते हैं और बेकर्स बंच में आप क्या क्या बनाते हैं और इसके पीछे आपकी क्या फिलॉसफी है? जी, ईयर ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया, ईयर ऑफ 1992 में मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, बट इस कंपनी की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। 48 इयर्स हम लोगों को पूरे हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। और जैसे मैंने बताया 1992 में मैं इस इंडस्ट्री में जब एंटर हुआ, तब हम अपने वहाँ एक सेमी, मतलब जो वुडन ओवन के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी कहा जाता है, एट दैट टाइम मैंने फैक्ट्री ज्वाइन की थी, तो उस ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। साइमल्टेनियसली मुझे ये लगा कि इस इंडस्ट्री को अपग्रेडेशन की जरूरत है और हमने हमारे यहाँ सेमी ऑटोमेटिक प्लांट का प्लानिंग किया और 1992 में इस प्लांट को स्टार्ट किया। एट दैट टाइम हम लोग ब्रेड्स बनाते थे। ब्रेड्स में डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज, यू कैन से स्वीट ब्रेड, सॉल्टेड ब्रेड, अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स जिसकी साइजेस अलग अलग हैं, जिसके थोड़े टेस्ट डिफरेंट वे में अलग अलग हैं। देन उस प्रोडक्ट को हम लोगों ने सिर्फ सूरत सिटी तक हम लोग सीमित थे, सूरत सिटी तक हम उसको सप्लाई करते थे। बट आफ्टर दैट हम लोगों को लगा कि हमें अपना रेंज बढ़ाना चाहिए, इसकी सप्लाई बढ़ानी चाहिए, तो हम लोगों ने पूरे साउथ गुजरात को कैप्चर किया। नाउअडेज वी हैव 8 रीजनल ऑफिस इन साउथ गुजरात और हम 120 किलोमीटर्स तक का पूरी जो एरिया है उसको कवर करते हैं। उसके अंदर हमारे पास सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमारा कोई भी सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। जो नेटवर्क है वो टोटल हमारे अंडर में है। हमारे पास मोर देन 80 व्हीकल्स हैं जो उस जो डिलीवरी है उसे पूरा करते हैं। देन अगर मैं बात करूं बेकर्स बंच की, तो बेकर्स बंच ये ऐसा प्रोडक्ट था, जब मैंने मारुति ब्रांड में मैंने मार्केट में एक लेवल पे मैं पहुंचा, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ डिफरेंट मार्केट को देना है। बट जब मैं देने का मैंने प्रयास किया, शुरुआत की, तो मुझे मार्केट से बहुत नेगेटिव रिव्यू आया कि हम लोगों के पास ऑलरेडी इतने प्रोडक्ट बेचने के लिए, हम पर्टिकुलर आपके इन प्रोडक्टों के पीछे फोकस क्यों करें। अगर इसे एज अ सेल्समैन कहा जाए, एज अ शॉपकीपर कहा जाए, तो दोनों तरफ से मुझे मतलब निराशा ही हाथ लगी, मुझे किसी तरीके का पॉजिटिव नहीं आया। तो मुझे ये लगा कि मुझे रिटेल सेक्टर में आना चाहिए और अपना प्रोडक्ट अपनी ही रिटेल आउटलेट में बेचना चाहिए। इसी हिसाब से मेरा जो बेकर्स बंच का जो जन्म है वो 2014 में हुआ। इट्स जस्ट लाइक माय बेबी, वो मेरा बच्चा था, मैंने उसका एक बॉर्न दिया 2014 में। और उसमें हितेश जी जो हमारे साथ अभी बैठे हैं, उसको लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प की, क्योंकि एक कॉमर्शियल जो एक बल्क क्वांटिटी का प्रोडक्शन और एक रिटेल सेक्टर में काम करने में ह्यूज डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इस अंतर को दूर करने में मुझे हितेश जी की काफी सहायता मिली। और नाउअडेज यू कैन से हम लोगों के 5 रिटेल आउटलेट सूरत में है, और आप बिलीव करेंगे कि सूरत में वन ऑफ द लीडिंग रिटेल सेक्टर बेकरी में हम लोगों का नाम आता है कि बेस्ट क्वालिटी प्रीमियम बेकरी स्टोर्स है, तो वो बेकर्स बंच को कहा जाता है।
इसमें हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, मतलब ये टोटल हमारे कस्टमर्स। तो ये मेरी दोनों कंपनियों की जर्नी है। थैंक यू राजा भैया। आप अपनी जो आपकी ओवरऑल सक्सेस है, हालांकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त है और आप इतने सालों से इंडस्ट्री में ग्रो ही कर रहे हैं, आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किन चीज़ों को देना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो मैं सबसे पहला अगर क्रेडिट देना चाहूंगा तो मैं मेरे फादर को देना चाहूंगा। वो सबसे बड़े मेरे आइडियल रहे। मैंने जब भी कुछ भी किया उन्हें देख के किया, मैंने उन्हें फॉलो किया। वो एक बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन थे। तो उनका जो कहते हैं ना कि जो विरासत में मिलता है, वो विरासत में मुझे सब कुछ मिला। उनमें कुछ बातें मैं रखना चाहूंगा कि आप हमेशा जो करें वो पूरी ईमानदारी से करें, उसमें बेईमानी कहीं नहीं रखें। अगर वो प्रोडक्ट आप मार्केट में सप्लाई करते हैं या उसकी कॉस्ट फैक्टर का इफेक्ट आता है ना, एवरी टाइम आपको लॉयल रहना है, चाहे वो आपके एम्प्लॉइज हो, चाहे वो आपका कस्टमर हो, सबके साथ आपको ये इसको फॉलो करना है। आपको अपनी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नाउ डेज कैसा हो गया है कि आपको कॉस्ट फैक्टर बहुत इफेक्ट करता है। मार्केट में आपको इतनी कंपटीशन में आपके सामने आएंगे कि आपको ये प्राइस में वो प्राइस में, बट अगर आप अपने आप को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपको मार्केट में कोई बीट नहीं कर सकता है। तो एक ये मूल मंत्र है कि आप अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, सर्विस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक ब्रेड जो है वो करीब 20 रुपीज से शुरू होकर 55 रुपीज तक की होती है। बट आप लोगों को ये सुनकर शॉकिंग होगा कि हम लोग 55 रुपीज की ब्रेड की सप्लाई के पीछे 100 रुपीज का फ्यूल हम एक्सपेंस कर देते हैं, लेकिन हम अपनी सर्विस को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो कभी भी क्वालिटी और सर्विस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और एक टिप मैं देना चाहूंगा, अगर आपका प्रोफेशन, अगर आपका हॉबी होती है तो आपको लाइफ में सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरी मेरी मेरा जो प्रोफेशन है वो मेरी खुद की हॉबी भी है, तो मुझे इसमें बहुत मजा आता है इसे कर। जोरदार, मजा आया सुन के। जो लोग इस इंडस्ट्री में नए आना चाहते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जो समय है उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो रही हैं और लोगों का जो ध्यान है वो फूड इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, तो उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, उन लोगों के लिए तो पहले मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि जब तक आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं हो, आप अपना होमवर्क कंप्लीट न कर ले, तब तक आपको इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं होना चाहिए। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइटेरिया इसके अंदर इफेक्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो बहुत अट्रैक्ट करता है, जस्ट लाइक पुरानी कहावत है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ये इंडस्ट्री भी देखने में बहुत अच्छी लगती है कि डेली कलेक्शन वाला चीज है, कैश कलेक्शन के पीछे, बट इसके जो पीछे का जो अंतर है वो बहुत डिफरेंट है। मतलब जो 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 उसका वो है वो बहुत अलग है। जो उसका रियल जो है वो बहुत डिफरेंट वे में है। तो आपको ये करना चाहिए कि पहले अपना होमवर्क करना चाहिए। किसी सही पर्सन, जिसमें मैं अभी फिलहाल मेरे सामने हितेश जी बैठे हैं, वो इसके अंदर बहुत अच्छा एक नॉलेज रखते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि पहले तो आप वैसे आदमी से जुड़े, आप उनसे समझा जाए कि आप ऑलरेडी क्या कर रहे हैं और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, और उसके बारे में आपको पूरी तरीके का नॉलेज इस इंडस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी कंसल्टेंट के पास गए या आपके दोस्त के पास गए कि किसी सिटी में कोई ये इंडस्ट्री में काम कर रहा है, मेरा रिलेटिव, चलो मैं उससे आइडिया ले लेता हूँ और इस इंडस्ट्री में काम कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। इस इंडस्ट्री में आने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी सोच सामने लेके चलनी पड़ती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री में आने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले, फिर ही आप इस इंडस्ट्री में एंटर। बहुत ही ज़बरदस्त सलाह है, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि हमने बहुत लोगों को फेल होते हुए देखा है इस इंडस्ट्री में। तो उसका रीज़न होमवर्क ना होना बहुत मेजर फैक्टर है। जो करंट त्रासदी चल रही है भैया, कोरोना की महामारी, और इसमें सभी लोग काफ़ी बुरी तरह इफ़ेक्टेड हैं, सभी इंडस्ट्रीज इफ़ेक्टेड हैं, सारी दुनिया इफ़ेक्टेड है। तो ऐसे में एक एक डर है लोगों के बीच में कि मैं जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ क्या वो सेफ है, क्या वो हाइजीनिक है। तो आप थोड़ा सा अपने कस्टमर्स को हाईलाइट करना चाहेंगे कि इस समय आप किस तरीके की सावधानियां बरत रहे हैं, जिससे कि उनको एक अश्योरेंस मिले कि प्रोडक्ट जो भी आ रहा है, चाहे वो मारुति से, चाहे वो बेकर्स बन से, वो एक सेफ प्रोडक्ट है। हितेश जी,
जी बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। जो आज की जो डिमांड है, आज की जो नेसेसिटी है, जो सबके मन में ये सवाल चल रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट उठाना, प्रोडक्ट नहीं, किसी भी पर्सन से मिलने वक्त भी इंसान बहुत सोचता है कि मैं किसके सामने खड़ा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को टच करते हैं या उठाते हैं तो उससे पहले क्या चीजों की सावधानी आपको बरतनी चाहिए और साथ में हम क्या सावधानियां बरत रहे हैं उसके बारे में मैं आपके 2 मिनट लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने बारे में बात करेंगे। तो जो प्रोडक्ट हम मार्केट में सप्लाई करते हैं वो पर्सनल लेवल पे हम भी यूज करते हैं। तो पहले गारंटी तो आपको ये मिल जाती है कि अगर हम कोई चीज यूज कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर कितनी केयर करते हैं। सेकेंड थिंग, इसके रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस हैं उसके पीछे हमारे अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एक टीम बना रखी है, जिस टीम को वो प्रॉपर वे में वो फॉलो करती है कि नाउअडेज कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम उन प्रोडक्टों को प्रॉपर वे में सैनिटाइज कर सके और किस तरीके से अनटच प्रोडक्ट्स को, मतलब बिना टच किए, हम लोग कैसे उनको प्रोवाइड करा सके। क्योंकि इस इंडस्ट्री में विदाउट टच के कोई भी प्रोडक्ट प्रिपेयर नहीं होता है। उसके लिए टच जरूरी है, लेकिन उस टच को हम कैसे करें जिससे उसका कोई भी वायरस उसमें रह न जाए या रुक न जाए। तो इसके लिए हमने एक टीम बना रखी है, जो टीम प्रॉपर वे में पर डे हम शुरुआत करते हैं अपने एम्प्लॉइज से। उन एम्प्लॉइज को पूरी तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से कंप्लीट है, उनके नेल्स कट है, उनके हेयर कट की एक स्टाइल प्रॉपर है, उनका यूनिफॉर्म कैसा है, वो प्रॉपरली वॉश किया गया है कि नहीं किया गया, उनको पूरी तरीके से सैनिटाइज करके हम लोग एक एरिया से क्रॉस करते हैं। जितने हमारे करीब 10 to 12 नॉर्म्स हैं उनको पूरी तरीके से चेकलिस्ट को चेक किया जाता है। देन उनको हम अंदर परमिट करते हैं, जिसमें आप एक एग्जांपल लीजिए तो थर्मोमीटर है जिससे हम उनका बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं कि जो बॉडी टेम्परेचर वो प्रॉपर है कि नहीं है, जिससे हमें पता लगता है कि उसे फीवर तो नहीं है। उसके अलावा हम लोग जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितना भी हमारा रॉ मटेरियल है जो हम लोग रिसीव करते हैं या जो हम सप्लाई करते हैं, उसे प्रॉपर वे में सैनिटाइज करते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसका कोई एंड नहीं है, लेकिन मैंने बेसिक आप लोगों को ये बता दिया है कि आप हमारा प्रोडक्ट जब लेते हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से हम पूरी तरीके से इससे बंधे हुए हैं कि हमें एक अच्छा प्रोडक्ट, एक सेफ प्रोडक्ट आप लोगों तक पहुंचा। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि मैंने दोनों ही फैक्ट्रीज बहुत बार विजिट करी हैं और बहुत बार उनके ऑपरेशंस में मैं गया हूँ। और ये बात मैं सिर्फ पिछले 2-3-4 महीने के एक्सपीरियंस यानी पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि राजा भैया का फोकस हमेशा रहा है कि हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन हो, स्टाफ प्रॉपरली क्लीन वे से प्रोसेस करे, फैक्ट्री में एंटर करे। मतलब कई बार तो मैंने देखा है कि इन्होंने स्टाफ को बोल दिया है कि जाओ नहा के आओ या हेयर कट करा के आओ, तभी तुमको फैक्ट्री में एंटर होने को मिलेगा। तो इनका फोकस हमेशा से रहा है और मैं समझता हूँ कि कोरोना आने के बाद एक दो पैरामीटर्स एडिशनल करने के अलावा बाकी जितने जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं एफएसएसएआई के या हैसप के, वो दोनों ही फैक्ट्रीज में पहले से ही फॉलो होते हैं। तो इसीलिए एक ब्रांड इतने सालों तक सर्वाइव किया है और इतना अच्छा किया है, वो उसके पीछे वो एक अच्छी सोच, एक साफ सुथरा अप्रोच हमेशा से रहा है। भैया थैंक यू, जो लोग शुक्रिया, थैंक यू। जो लोग थैंक यू भैया। जो लोग इस समय बहुत परेशान हो गए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक एक मेंटल ब्लॉक आ गया है, लोग डिप्रेशन में आ गए हैं, लोग बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि आप एज ऑलवेज कूल हो और एकदम मज़ेदार तरीके से आप बात करते हो, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि वो इस समय से कैसे अपने आप को सेव कर सकें या कैसे अपने माइंडसेट को चेंज कर सकें? थैंक यू मुझे ये सवाल पूछने के लिए। मैं शायद बहुत डेस्परेट था इस सवाल का जवाब देने के लिए। एक्चुअली तेज अगर कहा जाए तो आज की डेट में क्या हो रहा है कि मैं भी ऐसे काफी लोगों से मिल रहा हूँ जो पूरी तरीके से डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा, कि ये जो वायरस आया है, कोरोना आया है, इसके बाद का क्या सीन होगा, किस तरीके की ये इंडस्ट्री वर्क करेगी या हम कैसे काम करेंगे। तो होता क्या है कि अगर मैं पहले मेरा एग्जांपल देने जाऊं तो आपके ऊपर होता है कि आप चीजों को नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे लेते हैं। अब अगर इसको पॉजिटिव तरीके से लिया जाए तो मेरी लाइफ में आप बिलीव करेंगे कि इतने सालों से जो काम मैं नहीं करना चाह रहा था या करना चाह रहा था वो नहीं हो पा रहे थे, वो सारे काम आज मैं कर रहा हूँ। ऐसा एग्जाम्पल,
मैं एक 5 PM क्लब, रॉबिन शर्मा का एक बुक है जिसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था पिछले 10-12 साल से, जो नाउ डेज उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप बिलीव करेंगे कि मैं डेली मॉर्निंग 4:50 को उठता हूँ और उसके बाद मैं प्रॉपर वे में मेडिटेशन करता हूँ, मैं मेरी एक्सरसाइज करता हूँ और फिर मैं मेरे काम को करता हूँ और मैं पूरा दिन इतना फ्रेश रहता हूँ अपने काम को करने में। ये मेरी फिजिकल पोजीशन रही, क्योंकि अगर आप फिजिकल फिट रहेंगे तो मेंटल फिट रहेंगे। ठीक है। सेकेंड थिंग मैं आपको ये जरूर करना चाहूंगा कि ये जो टाइम है ना, वो फालतू का वेस्ट करने जैसा टाइम नहीं है कि हम लोग सोचते हैं हम सीरीज देख लें, हम मूवीज देख लें, हम ये कर लें। बट ये जो समय है वो मैपिंग करने का है, जो होता है मैपिंग और प्लानिंग करने का है, जिसको हम आने वाले टाइम में उसको इम्प्लीमेंट कर सके अच्छे से। तो मैं तो मेरे दिनों में, मुझे बोलते हुए थोड़ा बुरा लग रहा है कि जो फैमिलियां जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी मेरी मेरी विशेष उनके साथ है कि मुझे मेरी श्रद्धांजलि है उनके लिए। लेकिन अगर उसको पॉजिटिव तरीके से लिया जाए तो ये बहुत अच्छा समय है जहां मैं अगर ये कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि पहले हमारा जो ब्रेन है ना, वो हमें कंट्रोल करता था, अब हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर पा रहे हैं क्योंकि हमें समय मिल रहा है उसे कंट्रोल करने का। तो ये बिल्कुल सही समय है मैपिंग का, प्लानिंग का। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों को जानिए, समझिए कि जो इस इंडस्ट्री में है वो इस सक्सेस तक कैसे पहुंचे हैं। उन्हें स्टडी कीजिए, उन्हें पढ़िए, उन्हें समझिए, तो आप लोगों को, आपको बहुत आसानी होगी आने वाले समय में इस चैलेंज से निपटने में, आपकी बहुत सहायता होगी। बहुत ही शानदार संदेश। आई थिंक अगर हम इसका 25% भी फॉलो कर सके तो हम कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे। आखिरी सवाल, बहुत लंबा नहीं रखते हैं भैया इस चर्चा को। आखिरी सवाल, टेक फॉर सर्व के लिए आपका क्या संदेश है? हितेश, पहले तो मैं कहूंगा कि मेरे पास टेक्नो सर्व के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। जो उनकी टीम है, आपकी जो टीम है, वो एक हिंदी में कहावत है कि जितना ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो टेक्नो सर्व की टीम के लिए तो मैं यही कहूंगा कि उनके पास ज्ञान का भंडार है और वो ज्ञान बांटने में कभी कमी नहीं करते कि आप उनकी सेवाएं ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। मेरे एक पर्सनल रिलेशन हितेश के साथ अलग ही होंगे। हितेश आपके साथ एक मेरे फैमिली रिलेशन है। आप मुझे जो बड़े भाई की तरह मानते हैं, मैं आपको एक छोटे भाई की तरह बिहेव करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद हम दोनों के बीच में जो एक प्रोफेशनल जो रिलेशन है वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा है, बहुत बुरा है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बेकर्स बंच का शायद वो जो बॉन्ड ठीक है हो जाता, लेकिन जो उसकी परवरिश अगर अच्छे तरीके से हुई है तो टेक्नो सर्व का बहुत बड़ा रोल है, उसकी टीम का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं एकदम हार्टली रेकमेंड करूंगा, आप लोगों को स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि टेक्नो सर्व की सर्विस आप लोगों को जरूर लेनी चाहिए। और बस मैं टेक्नो सर्व के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू राजा भैया, थैंक यू सो मच अपना प्यार बनाए रखने के लिए। और डेफिनेटली हम लोग बहुत काम करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हितेश, जय मैं हिंद। एक लास्ट मूल मंत्र देना चाहूंगा। मुझे 2 शब्द लास्ट में बहुत अच्छे याद आ रहे हैं, किसी एक अच्छे इंसान से मैंने सुने थे जो बहुत यूजफुल है आज के टाइम में। कुछ काम नहीं करेगा जब तक आप काम नहीं करोगे। तो ये एक मंत्र बहुत पावरफुल है कि कुछ काम नहीं करेगा जब तक आप काम नहीं करोगे। लोग बहुत बैठे हैं कि यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप काम ही नहीं कर रहे हो। अगर आप काम करना शुरू कर दोगे तो सब कुछ काम होने लगेगा। तो इसका ये मंत्र को मैं जरूर कहूंगा कि सब अपने पास इस मंत्र को बांध के रखें, कुछ काम नहीं करेगा जब तक आप काम नहीं करोगे। इसके बहुत बहुत साथ मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद भैया, थैंक यू सो मच।